लौनीपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा था, इसलिए पूरा गांव लाइट और चमकीली झालरों से सजा हुआ था। गांव के लोग दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। एक रोज गांव में रहने वाली गीता दिवाली पर घर सजाने का सामान लेने के लिए अपनी बेटी लीला को लेकर बाजार जाती है। बाजार में कई तरह के बम पटाखे देखकर लीला अपनी माँ गीता से उन्हें खरीदने की जिद करने लगती है। माँ, देखो ना, दुकान में कितने सारे पटाखे हैं, मुझे भी थोड़े पटाखे दिला दो ना। एक तो बाजार में दिवाली का इतना महंगा सामान है, ऊपर से तुझे पटाखे चाहिए। दिवाली आई नहीं कि बस पटाखे का रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब एक शब्द पटाखे का मुंह से ना निकालना। ऐसा बोलकर गीता लीला को चुप करा देती है और उसे एक भी पटाखा नहीं दिलाती। घर आकर लीला रोने लगती है और माँ के पटाखे न दिलाने से वो उदास होकर घर से दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। वो लीला को रोता देख मुस्कुराती है और बोलती है, आखिर जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर लीला के सामने आती है और उससे बोलती है, अरे मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से गला फाड़े क्यों रो रही हो? सब बच्चों के पास पटाखे, बस एक मेरी माँ है जो मुझे एक भी पटाखा नहीं दिलाती है। बस इतनी सी बात है। अरे माँ ने पटाखा नहीं दिलाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बम देती हूँ, वो भी एक बड़ा अनार बम। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा अनार बम लीला के हाथ में थमा देती है। देखा कितना बड़ा अनार बम है। आपको तो जादू भी आता है दीदी? हाँ आता है, मगर इसके बारे में तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है? लीला बड़ा अनार बम लेकर खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को अनार बम दिखाते हुए उनसे कहती है, माँ, आपने तो मुझे बम नहीं दिलाया, पर देखो एक दीदी ने मुझे कितना बड़ा अनार बम दिया है, अब मैं इसे मजे से जलाऊंगी। लीला, तुम्हें कितनी बार समझाया कि किसी अनजान से कभी भी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, मगर लीला अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और उस बड़े अनार बम को जला देती है। अनार बम को जलाते ही उसमें से रंग बिरंगी फुहार के साथ काफी सारा धुआं भी निकलता है। जैसे अनार बम का धुआं हटता है तो गीता देखती है कि वहाँ पर उसकी बेटी लीला नहीं है। गीता घबराते हुए लीला को सब जगह ढूंढने लगती है, मगर उसे लीला कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर लीला धुएं के साथ गायब होकर जंगल के एक खंडहर में आ जाती है। खंडहर में अपने सामने चुड़ैल को देखकर लीला बहुत घबरा जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, यहाँ तो चुड़ैल भी है। ज्यादा चिल्लम चिल्ली मचाने की जरूरत नहीं है, सामने तुझे एक बड़ा सा अनार बम दिख रहा है ना, उसी से तुझे बांधकर आसमान में उड़ा दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से गायब होकर फिर से एक लड़की का रूप लेकर गांव में आ जाती है। तभी पास में ही एक सोनू नाम का बच्चा खेल रहा होता है। वो चुड़ैल सोनू को एक बड़ा अनार बम दिखाकर उसे अपने पास बुलाती है। सोनू अनार बम के लालच में उस लड़की के पास चला जाता है। बेटा, दिवाली आ रही है तो तुम्हारा भी मन पटाखे जलाने को करता होगा ना, इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा अनार बम लेकर आई हूँ, इसे जलाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। सोनू अनार बम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ बोले ही वो अनार बम लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे सोनू, ये इतना बड़ा अनार बम किसने दिया? माँ, पहले तो मैं अनार बम जलाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किसने दिया। ऐसा बोलकर सोनू अनार बम जलाता है। उसके अनार बम जलाते ही वो भी अनार के धुएं में गायब होकर खंडहर में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल, मर गया, अनार बम में चुड़ैल निकली। चुप, एकदम चुप, अगर ज्यादा शोर मचाए ना तो तुझे अनार बम से चिपका कर आसमान में उड़ा दूंगी। अब तू भी इस लीला के साथ बैठकर मजे कर, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल अपने शैतान देवता की मूर्त के पास जाती है और उसके पास ही में एक बड़ा सा अनार बम रखा होता है। ऐ मेरे मालिक, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगी। दिवाली पर मैं 9 बच्चों की बलि देकर इस अनार बम पर इनका खून लगाकर इसे जलाऊंगी, तभी मुझे मेरी खोई हुई शक्ति वापस मिलेगी और उसके बाद मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। उसके बाद ही मैं इन गांव वालों से अपना बदला ले पाऊंगी। कई सालों पहले इन गांव वालों ने मुझे दिवाली वाले दिन बहुत सारे अनार बम से बांधकर उसमें तंत्र मंत्र फूंक कर जला दिया था ना, अब इस दिवाली पर मैं इन गांव वालों का दिवाला निकालूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और गांव में एक और बच्चे को अपना शिकार बनाती है। आए दिन गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, जिस वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था।
तभी गंगा की छोटी बेटी मीना एक बड़ा अनार बम लेकर आती है, जिसे देख गीता मीना से बोलती है, ये बड़ा अनार बम कहाँ मिला, किसने दिया? अरे कुछ तो बोल मीना। एक सुंदर दीदी ने मुझे ये अनार बम दिया है, और पता है माँ, वो जादू से और भी अनार बम बना सकती है। उन्होंने कालू को भी अपने जादू से एक बड़ा अनार बम दिया है, पर उन्होंने ये बात किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए आप भी किसी को मत बोलना। मीना की बात सुनकर गीता घबरा जाती है और मीना से बड़ा अनार बम छीनकर गांव वालों के पास ले जाती है और सभी लोगों से कहती है। ऐसे बोलकर सभी गांव वाले उस बड़े अनार बम को ले जाकर पुजारी जी को दिखाते हैं। इस बड़े अनार बम को देखते ही मैं समझ गया कि ये जंगल के खंडहर में रहने वाली चुड़ैल का काम है। कई साल पहले हमने उस चुड़ैल को तंत्रों से अनार बम में बांधकर उसकी शक्ति छीन ली थी। पुजारी जी अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर बोलते हैं। उस चुड़ैल ने जंगल के खंडहर में सभी बच्चों को बंद किया हुआ है। दिवाली के दिन उसे बच्चों की बलि देने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने देखा कि उस खंडहर में एक बहुत ही बड़ा अनार बम है। मैं अपनी बच्ची को उस चुड़ैल के हाथों मरने नहीं दूंगी। कुछ भी करके मैं अपनी बच्ची को बचा कर रहूंगी। इस काम में बहुत खतरा है। अगर चुड़ैल को जरा भी भनक लगी कि तुम अपने बच्चों को उसके चंगुल से बचाने आए हो, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कोई एक ही हिम्मत करके उस खंडहर में जाए और उस बड़े अनार बम को जलाए। अकेली चुड़ैल का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर इस काम को करने के लिए गीता आती है। गीता, तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और खंडहर के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई तो हमें आवाज लगा देना। फिर गीता दिन के समय गांव वालों के साथ जंगल के भीतर जाती है और बड़ी बहादुरी के साथ अकेले ही खंडहर के अंदर जाकर देखती है कि सभी बच्चे डरे सहमे एक कमरे में बंद हैं और चुड़ैल अपने शैतान देवता और अपने बड़े अनार बम के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। उसी वक्त चुड़ैल की नजर गीता पर पड़ती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खंडहर में आकर मेरी पूजा भंग करे। ऐसा बोलकर चुड़ैल गीता का गला पकड़ लेती है। आज तो तेरा काम तमाम मेरी रानी। तुझे पता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। एक चुड़ैल जिसकी शक्तियां एक बेकार से अनार बम में है। ऐसे बोलकर गीता अपने आप को चुड़ैल से छुड़ा लेती है। तेरी शक्तियां तो कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ, इस चुड़ैल को छोड़ना नहीं, इसने हम बच्चों को बहुत डराया है। आज इसकी चटनी बना देना। हाँ सोनू ताई, इस चुड़ैल को बिल्कुल मत छोड़ना। इसे इसी के बड़े अनार बम के साथ आसमान में उड़ा देना। चुड़ैल गुस्से से बोलती है। अरे ओ चिरकुट, तुम्हारी सबकी बड़ी आवाज निकल रही है। इस गीता से तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले तुम्हें ही मैं अपने बड़े अनार बम के साथ चिपका कर उड़ा दूं। तभी गीता मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल के बड़े अनार बम में आग लगाकर उसे जला देती है। जैसे ही अनार बम जलता है, वैसे ही वो चुड़ैल भी फुलझड़ी के जैसे जलने लगती है। चुड़ैल जलते हुए बोलती है, गीता, तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल दर्द भरी आवाज के साथ बोलती है, हाय रे, मर गई, मर गई रे, मर गई। मेरा बदन मेरे अनार बम के साथ जला दिया रे। हाय हाय। अनार बम के जलने से उसमें इतनी फुहार निकलती है कि पूरा जंगल रोशनी से जगमगा जाता है। अनार बम के खत्म होते ही चुड़ैल भी भस्म हो जाती है। गीता सभी बच्चों को खंडहर से बाहर निकाल कर लाती है। खंडहर के बाहर खड़े सभी गांव वाले गीता को सभी बच्चों के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू अपनी माँ को देखकर उसके गले से लग जाता है। माँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी अनजान से कोई चीज नहीं लूंगा। मेरा बच्चा, मेरी जान, तुझे जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तुझे किसी अजनबी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ तुझे सब दिलाएगी। माँ, आप सच में बहुत बहादुर और ताकतवर हो। मेरी बच्ची, ये ताकत तो मुझे तुझसे ही मिली है। अब इस दिवाली में तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। सभी लोग गीता की हिम्मत की दाद देते हुए गांव वापस आ जाते हैं। चुड़ैल से छुटकारा पाने और सभी बच्चों के घर वापस लौट आने की खुशी में पूरे गांव में दिवाली का त्योहार बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की ही जीत हुई। निशा एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो एक स्कूल में साइंस की टीचर थी और इस बार छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आई थी।
छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और अब निशा के वापस जाने का वक्त हो गया था। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो निशा, इस बार कम से कम 1 महीने रुको ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, छुट्टियां बस हफ्ते भर की थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा दिन के लिए आऊंगी। निशा की बुआ का एक बेटा था जो कि निशा से बड़ा था। उसका नाम था हरी। चलो निशा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन? पर निशा तुम आई तो बस से थी ना? हाँ बुआ जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसीलिए ट्रेन से जा रही हूँ। ये बात सुनकर निशा की बुआ कुछ घबरा गई। उन्होंने हरी को इशारे से कोने में बुलाया। अरे हरी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं है क्या कि ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? रात का समय हो गया है, अगर कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई तो। माँ, मैंने बहुत समझाया निशा को, मगर वो मानी ही नहीं। चलो अब जो हुआ सो हुआ, तू उसे जरा ध्यान से उसकी ही ट्रेन में बिठा कर आना। देख, जब तक वो अपनी ट्रेन में ना बैठ जाए तब तक वापस मत आना। हरी अपनी माँ की बात मानकर निशा को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचकर निशा और हरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अरे, यहाँ तो हमारे सिवा लोग ही नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादातर बस से आते जाते हैं, और खासकर रात में तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो लोग रात को आते ही नहीं है? शहर में तो रात भर स्टेशन पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से लोगों ने रात को यहाँ आना बंद कर दिया है। वो अक्सर रात को यहाँ से निकलती है, और जो भी उसमें गलती से भी चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम हरी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम ऐसे हंसो मत निशा, ये कहानी नहीं है बल्कि एकदम सच है। गांव के कई लोग इस भूतिया ट्रेन का शिकार हुए हैं, और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो हरी, मैं साइंस की टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ये कहानी मान लूं? हाँ? क्या तुम भी? कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई और तुम सबने मान भी ली। अरे निशा, ये सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। हरी निशा के लिए पानी लेने गया था और जब तक वो लौटा निशा ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर हरी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि निशा गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ गई थी। नहीं नहीं निशा, वापस आओ, नीचे उतर जाओ, ये वही भूतिया ट्रेन है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम वापस आओ। बस भी करो हरी, ठीक है, मैं भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। हाँ? चलो बाय, अपना और बुआ का ख्याल रखना। इतना कहकर निशा ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन फौरन चल पड़ी। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा एक सीट पर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सफेद साड़ी पहनकर बैठी थी। हाँ, चलो कोई तो है यहाँ, मुझे अकेले काफी अजीब लग रहा था। निशा अपने फोन में कुछ देखने लगती है। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वहां 2 औरतें बैठी हुई थी। दोनों ने सफेद साड़ी पहनकर रखी थी। अरे, अभी तो यहाँ बस एक ही औरत बैठी थी, अब ये अचानक से 2 कैसे हो गई? खैर, मुझे क्या। निशा फिर से अपने कामों में लग गई। अपना बैग सीट पर रखकर वो लेटने की तैयारी में थी कि उसकी नजर दोबारा सामने बैठी औरतों पर पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें वैसी सफेद साड़ी में थी। ये क्या हो रहा है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है और निशा बाहर झांक कर देखती है। वहां एक बहुत अजीब सा स्टेशन था और उस पर कई यात्री खड़े थे। सभी यात्रियों ने सफेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे और सभी नीचे सर झुकाए थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है। यहाँ तक कि निशा के सामने बैठी सब औरतें भी स्टेशन पर उतर जाती हैं। पता नहीं क्यों, मगर ये ट्रेन और इसके यात्री दोनों ही बहुत अजीब लग रहे हैं। निशा ध्यान देती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे थे। हे भगवान, ये तो सच में एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? इससे कैसे बाहर जाऊं मैं? निशा ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है और वो भी ठीक 15 मिनट बाद। उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। ये ट्रेन हर 15 मिनट पर रुक रही है। मेरे पास बस यही एक मौका है बचकर भागने का। निशा चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल निशा के ठीक सामने बैठ जाती है। वो निशा को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे ही घूर रही है। मैं कैसे निकलूं अब इस ट्रेन से बाहर? निशा काफी देर तक वहीं बैठी रहती है, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे कोई तरीका समझ में नहीं आता। तभी उसमें से एक भूत हवा में उड़ने लगता है और बाकी भूत भी अजीब तरह से हिलने लगते हैं। निशा को अब बहुत डर लग रहा था। निशा जोर से चिल्लाती है, बचाओ! तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। निशा बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है।
उसका भाई हरी स्टेशन पर खड़ा था। कुछ भूत भी थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे। हरी ने एकदम भूतों जैसा भेष बना रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो भी ट्रेन में चढ़ गया और निशा के पास आकर बैठ गया। निशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हरी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ केवल भूत प्रेत और आत्माएं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। निशा, हम इस रास्ते से तो कभी इस ट्रेन से नहीं उतर सकते हैं। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है, क्योंकि गांव के कई लोग इसी ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के राज के बारे में पढ़ रहा था ताकि आगे मैं किसी को भी इसमें आके मरने ना दूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इसमें फंस जाऊंगा। निशा ध्यान से हरी की सभी बातों को सुन रही थी। निशा, हमें अगर इस ट्रेन से बाहर जाना है तो हमें इंजन की तरफ जाना होगा, जहाँ पे इस ट्रेन का ड्राइवर बैठा है। वहीं से हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। मैं जानता हूँ निशा, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी जान बचाने की कम से कम एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो। फिर निशा और हरी दोनों अपनी सीट से उठ जाते हैं, लेकिन सभी आत्माएं उन्हें घूरने लगती हैं। निशा और हरी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निशा, वो देखो, तुम्हारे बगल में ट्रेन की लाइट का बटन है, उसे दबाओ, तभी आत्माएं हमें जाते हुए नहीं देख पाएंगी। ऐसे तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। निशा बटन दबा देती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। फिर निशा और हरी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निशा आगे जाती है और वो उस डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हरी जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर 2 ड्राइवर भूत बैठे हुए थे जो कि ट्रेन को चला रहे थे। वो निशा और हरी को गुस्से से घूरते हैं और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हरी जोर से चिल्लाता है, निशा, मैं इनसे निपट रहा हूँ, तुम जाओ, जल्दी से जाओ और जाके ट्रेन को रोको। लेकिन हरी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है निशा, जाओ, जल्दी जाओ। दोनों भूत हरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशा जल्दी से वहां से बचकर भागती है। वो सीधा ड्राइवर की सीट के पास जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हरी किसी तरह उन भूतों से लड़ रहा था और खुद को बचा रहा था। हरी, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? ज्यादा कुछ मत सोचो निशा, बस वहाँ एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाओ, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। निशा जल्दी से वो बटन दबा देती है और ट्रेन की सीटी बच जाती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है और ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है। चलो हरी, ट्रेन रुक गई है, जल्दी करो, चलो यहाँ से। निशा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन भूतों ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ? तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम जल्दी भागो यहाँ से। नहीं हरी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। निशा देखती है कि ड्राइवर की सीट के पास एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। वो उस टूल बॉक्स को उठाकर भूतों के सर पर मारती है और भूत हरी को छोड़ देते हैं। हरी और निशा जल्दी से ट्रेन से कूद जाते हैं। भागो हरी, जल्दी भागो। नहीं निशा, अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या मतलब? निशा, ये भूत इस ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इनकी आत्मा इसी ट्रेन में कैद है। अब बाहर हम एकदम सुरक्षित हैं। निशा और हरी ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं और सबको भूतिया ट्रेन के बारे में बताते हैं। लोगों का मानना था कि वो ट्रेन अक्सर उस स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस स्टेशन के आसपास भी नहीं गया।